देखो भाई, वैसे तो इनका नाम क्या था, जौना खां था, मोहम्मद बिन तुगलक का। सबसे महत्वपूर्ण है ये, है ना, जो आपका क्या कहते हैं तुगलक वंश है, तुगलक वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक है, सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से एग्जाम में आने के लिए, है ना। तो सबसे पहली बात कि इनका नाम वैसे जौना खां था, लेकिन ये शासक कब बने, 1325 में ये क्या बने, शासक बने। तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठे 1325 ईस्वी में। इन्होंने क्या काम किया, एक भाई 1325 में तो ये शासक बन गए थे, लेकिन 1327 में इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण और एग्जाम में आएगा ये पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हम ना क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत ये कहाँ पे, दिल्ली में ही है भाई। दिल्ली, ये वाला दिल्ली है, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को, मतलब सारे के क्षेत्र इसी के आसपास आते थे। दिल्ली सल्तनत जो था, ये इसको मतलब सल्तनत बोलते हैं शॉर्ट में, ये यहाँ पे दिल्ली है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो भी यहाँ पे इस दौरान राजा आए, है ना, जो भी इस दौरान यहाँ पे राजा आए सल्तनत के काल में, उन राजाओं का इतना ज़्यादा जो है मतलब चलती थी, इतना ज़्यादा इनका एरिया जीता हुआ था कि मतलब पूरा इन क्षेत्रों में क्या करते थे, ये शासन करते थे। लगभग लगभग सारे भारत में कुछ कुछ क्षेत्र ही बचे थे, इसीलिए दिल्ली सल्तनत के नाम से ही फेमस था इस दौरान, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिल्ली में ये क्या कहते हैं, इनकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत के, जितने भी वंश आए, जितने भी शासक आए। लेकिन जो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने अपनी राजधानी जो दिल्ली से चेंज करके देवगिरी स्थानांतरित की थी। और देवगिरी को उस समय तो देवगिरी कहते थे, बाद में इसका नाम जो बदलकर दौलताबाद रखा गया। क्या किसी को पता कि दौलताबाद कहां पे है? दौलताबाद, दौलताबाद है अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में, है ना, लगभग जो है ये इस एरिया में होगा यहाँ पे। उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था? देवगिरी। और अभी इसको किस नाम से जाना जाता है? दौलताबाद। तो यहाँ पे एग्जाम में ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम पढ़ी दिल्ली सल्तनत रहे और दिल्ली से जो है राजधानी चेंज कर गया ये, और यहाँ से राजधानी कहाँ बदल दी? यहाँ पे महाराष्ट्र के दौलताबाद या देवगिरी में ले गया। तो ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना। 1327 में इसने अपनी जो राजधानी है, राजधानी दिल्ली से परिवर्तित कर कहां लेके गया? या तो देवगिरी लिख देगा, और या फिर क्या लिख देगा? दौलताबाद। और वर्तमान में दौलताबाद कहां पे, ये भी पूछ सकता है। तो ये पड़ता है आपका वर्तमान में महाराष्ट्र में। दौलताबाद कहां पड़ता है? वर्तमान में महाराष्ट्र में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सल्तनत कालीन कौन सा शासक ऐसा था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद या देवगिरी में बनाया था? तो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। या मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तित करके दौलताबाद कब बनाई थी? ये सन भी आप जरूर याद रखना। तो कब बनाई थी? 1327। अब देखो जरा इसके लिए और इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट की भरमार है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। आप लोग यहाँ पे देखना कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये एक ऐसा शासक था कि सनकी शासक था, दिल्ली सल्तनत काल का सबसे सनकी शासक था ये। और सबसे सनकी शासक होने के कारण जो है इसको पागल भी कहा जाता था, क्योंकि ये क्या करता था, अपनी देखो सनक भरी योजनाओं के कारण, सनक भरी योजनाओं के कारण इसे क्या कहा जाता था? पागल शासक कहा जाता था, पागल शासक। देखो जरा एग्जाम में प्रश्न आएगा
किस शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण, या दिल्ली सल्तनत के किस शासक को अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण पागल शासक कहा जाता था? तो कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरी बात कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये बहुत ज्यादा जो है क्रूर शासक भी था। तो अपनी क्रूर कृत्यों के कारण, भाई आप लोग ये तो समझ रहे होंगे, सनक भरी योजनाओं के कारण, सन की मतलब जो होना ही नहीं चाहिए वो कर दिया, है ना। जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को बोला गया कि भाई ऐसा करो कि मतलब कोई मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल ने बोला भाई कि हम ऐसे करते हैं, जरा दिल्ली से जो है महाराष्ट्र पर आक्रमण करते हैं जरा, या कोई महाराष्ट्र में कोई शासक बैठा, या फिर हो सकता है यूपी के किसी क्षेत्र में कोई राजा बैठा, बोला चलो यहाँ पे आक्रमण करेंगे और इस क्षेत्र को जीतेंगे, हमें यहाँ से इतना फायदा होगा। उसने कहा ठीक है सेना तैयार करो। सेना तैयार करी, सेना युद्ध के लिए तैयार हुई और सेना वहां से निकलनी शुरू हुई। बोला आप चलो मैं आता हूँ। बाद में खबर पहुंचा दी कि भाई कैंसिल करो, हम नहीं जा रहे, हमने युद्ध नहीं करना, है ना। और कई बार जो रात को उठते ही बोलते कि फलाने जगह जाना, भाई जरा तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। तो ऐसे करके सनकी टाइप का था, है ना। और क्रूर ऐसा था कि जिसको उसको सजा देनी थी उसको सीधा जो है मौत की सजा, है ना। किसी को जो है कोई थोड़ा सा भी गलती कर रहा है, चाहे कोई मंत्रिमंडल में शामिल हो, उसको इतना मतलब कोई बख्शता नहीं था। तो इसलिए जो अपनी क्रूर कृत्यों के कारण इसको क्या कहा जाता था? रक्त पिपासु भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रक्त पिपासु। देखो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं सारे के सारे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है, या अपने क्रूर कृत्यों के कारण किस शासक को रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि ये दूसरों के सुख दुख से जो है, या सुख दुख के लिए जो है दूसरों से अपेक्षा बहुत रखता था। सुख और दुख में अपेक्षा बहुत रखता था दूसरों से। और अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अपेक्षा का मतलब क्या होता है जरा बताइए मुझे। अपेक्षा का मतलब क्या होता है भाई? उम्मीद रखना, दूसरों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखता था। और इसी कारण इसको स्वप्नशील शासक भी कहते थे। देखो जरा, स्वप्नशील शासक भी कहते थे। अब सपने मतलब कि दूसरा कोई आके सपने पूरे कर दे मेरे बाबू, वही ठीक है ना। तो स्वप्नशील शासक। तो देखो भाई मोहम्मद बिन जो आपके तुगलक थे, इनको जो है किन किन नामों से जाना जाता था? इन नामों से वो फेमस थे। एक तो इनको पागल शासक कहा जाता था, बहुत ज़्यादा सनकी था। और पागल के साथ साथ कई बार सनकी शासक भी बोल देते थे, है ना। तो पागल या सनकी शासक भी कहा जाता था। दूसरी बात, क्रूर या कृत्य शासक भी कहा, दिल्ली सल्तनत का सबसे क्रूर शासक। लेकिन ये कम पूछा जाता था, इसको ज़्यादातर पूछे तो इसलिए कि किस शासक को रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के शासक को रक्त पिपासु। या दूसरा आपका पास जो तीसरा क्वेश्चन बनता है कि स्वप्नशील शासक जो है कौन थे? दिल्ली के कौन से शासक स्वप्नशील शासक के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन थे? हाँ, अब देखो जरा इसकी खासियत, ये सनकी क्यों था? दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे शासक थे ये। अब बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हो तो सनकी भी हो जाते हैं। तो दिल्ली के सबसे पढ़े लिखे शासक थे भाई। और आप लोग देखना कि इनको जो है ज्ञान बहुत तगड़ा था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था। अब जिसको ज्ञान होता ना वही होता है ऐसे कि रात को नींद नहीं आती, या कई बार जो है रात को सोचते सोचते जाग जाता है इंसान, या कभी सड़क में चलते चलते अपनी योजना नहीं यार ऐसा नहीं करते, चलो वापस चलो, कुछ नहीं। अपनी जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना उनका दिमाग जो चलते रहता है, उनका दिमाग कभी ठहराव नहीं खाता, कभी नहीं। इसी कारण से जो कोई ज़्यादा सनकी हो जाता है। क्या होता है कि जैसे होता ना जो ज़्यादा पढ़ा लिखा उसको नॉलेज जब बहुत ज़्यादा होता है इंसान को, तो इंसान क्या है कि चलते चलते भी कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहता है कि अच्छा वहाँ पे ऐसा हुआ था तो ऐसा भी हो सकता था, वहाँ पे ऐसा हो तो ऐसे भी हो सकता था, वहाँ पे ऐसा हो तो ऐसे भी हो सकता था, है ना। अभी जो है एक मूवी आई, हमने देखी एक मूवी, और क्या कहते हैं वो मूवी थी आपकी कौन सी, सिंघम मूवी आई अभी 2-4 दिन पहले, दिवाली के टाइम पर रिलीज हुई है। तो अब सिंघम में जो है उसने रामायण से उसको जोड़ दिया, और रामायण से पात्रों को जोड़ दिया। अब मैं चलते चलते अपने दिमाग में सोच रहा यार क्या कर दिया इसने, और तो सब ठीक कर दिया
कि क्या कहते हैं हनुमान को किससे कनेक्ट कर दिया, राम को किससे कनेक्ट कर दिया, किसको किससे कनेक्ट। मैंने कहा डायरेक्टर इतना बड़ा डायरेक्टर है, 350 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए मूवी में, ये कितना कर दिया कि बीच में वो भूल गया। बीच में कहाँ पे भूल गया हो कि उसने जो है जो मतलब कनेक्ट करना था, जो मतलब सुग्रीव है, सुग्रीव और एक रोल आपका कौन सा था, जटायु, है ना। सुग्रीव और जटायु में वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने जटायु की जगह किसको रखना था, सुग्रीव की जगह किसको रखना था ना। जटायु की जगह रखना था जिसको, उसको क्या कहते हैं, जटायु की जगह जिसको रखना था उसको हटा के उसके जगह जो किसी दूसरे को रख दिया जिसकी जगह सुग्रीव को रखना था। वो वहाँ पे थोड़ा सा भटक गया। मैंने इस चीज को महसूस किया, मैंने बोला किसी से, यार बात तो सही है, बाकी जो है कोई करे गौर ना करे, लेकिन इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन इसका कुछ ज्यादा ही चल रहा था, सनकी बन गया ना। सनकी बन जाते हैं कुछ लोग, कोई मतलब क्या विद्या को पचा नहीं सकता अगर, तो सनकी भी हो जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसको जो है गणित मतलब मैथ का बहुत तगड़ा नॉलेज था। मैथ के अलावा इसको ये मनोविज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था, लेकिन अगर देखा जाए तो चिकित्सा विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था ये। चिकित्सा विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रीजनिंग का ये बहुत बड़ा ज्ञाता था भाई। रीजनिंग के लिए क्या बोलेंगे, तर्कशास्त्र, है ना, तर्कशास्त्र का ये बहुत बड़ा ज्ञाता था। खगोल विज्ञान का ये बहुत बड़ा ज्ञाता था। खगोल विज्ञान ये देख रहे हो, ये बहुत बड़ा जो है इन चीजों का ज्ञाता था। देखो गणित का बहुत बड़ा ज्ञाता, चिकित्सा विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता, तर्कशास्त्र यानी कि रीजनिंग का बहुत बड़ा ज्ञाता, खगोल विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता। ये देखो इतने सारे जो है इसको नॉलेज था। पेपर में कई बार इनके ऊपर प्रश्न बन जाता है किस चीज का ज्ञाता था ये, तो इन सभी चीजों का ज्ञाता था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक किसे माना जाता है, या दिल्ली या सल्तनत कालीन सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो कौन था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। 1333 ईस्वी में आपने एक नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा एक इब्न बतूता का, सुना है भाई, इब्न बतूता कहाँ के थे भाई, ये एक यात्री थे, जैसे चीनी, जैसे आपका फायान थे, हेन सियांग थे, है ना, ऐसे इब्न बतूता भी थे। कोई बता सकता है इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में, वेरी गुड। ये जो है मोरक्को, या फिर आप लिख सकते हो अफ्रीका। अफ्रीका के क्या थे ये? अफ्रीका के एक यात्री थे, है ना। अफ्रीका के क्या थे? एक यात्री थे इब्न बतूता। तो ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए थे, या मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, या दिल्ली दरबार में आए थे, आप ये बोल सकते हो, है ना। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इब्न बतूता बहुत बड़े ज्ञाता थे, लिखते थे बहुत ज्यादा। जो भाई यात्री होते थे वो ऐसे लिखते, जो बहुत बड़े यात्री होते, जैसे आपके फाइयान है, वेन सियांग है, ये भी जब आए तो इन्होंने भी तो, ये भी तो अपनी किताबें लिखते थे, तो ये भी ऐसे ही लिखते थे। तो जो इब्न बतूता है, सबसे पहले आप लोग एक याद रखना, ये कहाँ के यात्री थे? मोरक्को। इसको जो है इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है काजी के पद पर रखा था, काजी का पद दिया था इसने दिल्ली दरबार में, इसको काजी के पद पर रखा था। और क्या कोई बता सकता काजी क्या होता है? जज। हाँ ठीक है, एक हिसाब से ठीक बोला भाई, शॉर्ट में किसने बोला? हाँ बिल्कुल सही बोला, एक ही लाइन में आपने काजी बोल दिया। या फिर आप बोल सकते हो इस्लामी विद्वान, है ना, जो इस्लाम धर्म के बहुत बड़े विद्वान होते थे। एक हिसाब से क्या है कि जैसे क्या होता है, हमारे राज्य में कोई आया, राज्य में आप लोगों ने जैसे बाहुबली मूवी देखी होगी, है ना, बाहुबली मूवी देखी होगी, तो बोलता भाई कि इसने जो ये गलती करी है, दंड नायक तुम बताओ इसके लिए क्या सजा है ना। तो सजा निश्चित किया जाता भाई अपना संविधान देखकर। तो एक हिसाब से संविधान का ज्ञाता, तो ये क्या था आपका, किसका ज्ञाता होता था? काजी भाई, इस्लाम का जो ज्ञाता होता, क्योंकि इस्लाम धर्म को मानते थे, इस्लाम का जो ज्ञाता होता था वही काजी बन सकता था। तो काजी मतलब यही निर्णय देता था भाई राजा को, जब राजा पूछता था कि इसने ये गलती की है तो इसके लिए क्या सजा देनी चाहिए हमें, जब राजा ये पूछता था, तो उसके पद पर रखा था इसको, काजी के पद पर, काजी के पद पर रखा था। और इसने इसको जो है
चीन जो है चीन के राजा के राजदूत के रूप में भेजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये देखो जरा, बहुत खास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में पूछे। खास तो सारे के सारे ही है, लेकिन ये सुपर डुपर हिट वाले क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं। आप लोग बताए मुझे, देखो चीन के राजा कौन थे इस समय, ये क्वेश्चन बन सकता आप लोगों ने। आप लोग ध्यान रखना, तोगन तिमूर एक चीन के राजा हुआ करते थे, तोगन तिमूर। जो तोगन तिमूर है ये कहां के राजा थे, चीन के राजा। तो चीन के राजा के यहां पे इसे जो है राजदूत के रूप में भेजा गया था। राजदूत के रूप में भेजा गया था किसे, इब्न बतूता को। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, तो इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे, इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे, इब्न बतूता को कहाँ पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक राजदूत के रूप में भेजा था। तो चीन के राजा के यहाँ भेज देगा, जैसे चीन और राजा का नाम लिख देगा आपके पास है ना, ईरान, अफ्रीका, आपका कुछ भी लिख सकता है। और आपका या फिर लिख देगा तोगन तिमूर, चीन के राजा तोगन तिमूर है ना। तो इब्न बतूता किसके दरबार में गए थे, किसके दरबार में एक राजदूत के रूप में जो है इब्न बतूता को भेजा था। तो तोगन तिमूर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता ने अपनी एक पुस्तक लिखी भाई। उस पुस्तक को कई बार पूछेगा, रेहला लिख देगा, रेहला होगा लिखा हुआ, क्या होगा, रेहला, या फिर कहीं पर होगा लिखा हुआ रेहला। रेहला एक क्या है, पुस्तक। और इस पुस्तक की रचना किसने की, इस पुस्तक की रचना किसने की, इब्न बतूता ने। इब्न बतूता की है ये पुस्तक। और इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक में जो आपका क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक है, तुगलक के संबंध में लिखा है। या आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में किस पुस्तक में जानकारी मिलती है। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम आया है। तो किस पुस्तक में मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी, रेहला या रेहला पुस्तक में। और मोहम्मद बिन तुगलक के से संबंधित जो पुस्तक है रेहला पुस्तक, उसके रचनाकार कौन है या किसने लिखी थी, तो इब्न बतूता ने लिखी है। सिंपल पूछ लिया कि रेहला पुस्तक के रचनाकार कौन सा, ऐसे भी कई बार आया है। तो कौन है इसके रचनाकार, इब्न बतूता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम रेहला पुस्तक के अनुसार देखें तो रेहला पुस्तक के अनुसार क्या है कि इस समय जो है जो तुगलक वंश है, आप तुगलक वंश लिख सकते हो, या फिर यहां पे लिख सकते हो आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन कहां से कहां तक था, यह इस पुस्तक में कहा गया है। तो जो शासन था इसका, वो शासन कहां से कहां तक था, आप यहां पे देखोगे तो भाई आपको पता होगा ये वाला एरिया भी पूरा के पूरा एरिया जो है, ये वाला, ये एरिया भी क्या कहते हैं, पाकिस्तान वाला, ये भी इंडिया ही था। बाकी इधर तो आपका पूरा ऐसे करके हिमालय पर्वत हो गया, और इसके पीछे आपका क्या है, चाइना है। और इसके नीचे क्या है आपका, इसके नीचे आपका क्या है, समुद्र है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी होगी, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर। तो ये वाली भूमि जो थी ये पूरी इंडिया की पास थी। ये तो हिमालय पर्वत हो गया, लेकिन ये वाला हो गया जहाँ पे शासन किया जाता था। तो इसने इब्न बतूता ने लिखा अपनी रेहला पुस्तक में कि एक तो मतलब बलूचिस्तान, क्या है आपका, बलूचिस्तान। ये देखना, ये पूछता है एग्जाम में प्रश्न, इसीलिए मैंने मैप बनाया था, हमें पता है इसकी जरूरत पड़ेगी, बलूचिस्तान। और दूसरा आपका ये हो गया आपका कश्मीर। ये तो बलूचिस्तान और कश्मीर, इन दो क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, या फिर तुगलक वंश का शासन था। किसको छोड़कर, किसको छोड़कर, हाँ, इस पुस्तक के अनुसार बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और कश्मीर, बलूचिस्तान और कश्मीर को छोड़कर, बलूचिस्तान और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत में क्या था आपका, तुगलक वंश का शासन था। बहुत महत्वपूर्ण है।
है ना। आपके पास क्वेश्चन इसी तरीके से कई बार बनेगा। रहला पुस्तक के अनुसार, इब्न बतूता की रहला पुस्तक के अनुसार किन क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में तुगलक वंश का शासन था? तो लिख देगा आपके पास तमिलनाडु और बलूचिस्तान, तमिलनाडु और कश्मीर, कश्मीर और बलूचिस्तान, कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत, ऐसे करके ऑप्शन दे देता हूँ। तो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर? कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर संपूर्ण भारत में जो है इनका शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कुल जो है 23 प्रांत जो है हुआ करते थे। कितने प्रांत हुआ करते थे? 23 प्रांत हुआ करते थे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत कितने प्रांतों में विभक्त है, दिल्ली सल्तनत में कितने प्रांत थे? तो 23 प्रांत थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इससे भी क्या करना है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने, यहां पर करते हैं इसको कवर, है ना। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, और ये भी बहुत पूछा जाता है। आप लोग ध्यान देना, अमीर ए कोही, है ना, एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। अमीर ए कोही, अमीर ए कोही क्या था? ये एक क्या था आपका? कृषि विभाग। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि विभाग की स्थापना की थी? या फिर पूछता है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नाम से कृषि विभाग की स्थापना की थी? अमीर ए कोही। या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अमीर ए कोही क्या था, या कौन सा विभाग था? तो आपको ध्यान रखना, सीधा सीधा कृषि विभाग, अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो अमीर ए कोही कौन सा विभाग था? आपका कृषि विभाग था। बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा छपवाई थी। देखा कहीं ये क्वेश्चन? सांकेतिक मुद्रा क्या हुआ? सांकेतिक मुद्रा का मतलब, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या हुआ? मुझे ये बताइए आप लोग सबसे पहले, हैं जल्दी बताइए। सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या हुआ? सांकेतिक मुद्रा है, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ, सांकेतिक मुद्रा क्या हुआ भाई? एक हिसाब से ये देखो, अभी क्या है कि संकेत, उसमें संकेत छापना। अब संकेत छापना कैसे कि ये जैसा हमारे पास सिक्का है, तो भाई 1 रुपए का सिक्का भी उतना ही बड़ा होता है, 2 रुपए का सिक्का भी उतना ही बड़ा होता है, 50 पैसे का सिक्का भी उतना ही, बल्कि कई जगह ये होता है कि 1 रुपए का सिक्का थोड़ा बड़ा दिखता है और 2 रुपए का कई जगह छोटा भी होता है ना। कहीं पे 5 रुपए का सिक्का छोटा होता है, 1 रुपए का सिक्का बड़ा भी होता है कि नहीं ऐसे? लेकिन संकेत क्या है, उसमें लिखा कि, उसमें संकेत लिखा कि कितना बड़ा ये सिक्का की, इसकी वैल्यू कितनी है, तो उस सिक्के पे उसकी वैल्यू देना। पहले क्या होता था, वो सिक्कों को सीधा छाप के रखते थे, भाई इतने सिक्के तोल के देते थे भाई कि मैं तुझे इतनी वो दूंगा, कौड़ी दूंगा या इतने दाम दूंगा और इसके बदले मुझे इतने दे दो। सिक्के सीधे गिन के दे देते थे भाई इतने, वो सब बराबर के छाप देते थे। छोटे बड़े भी होते तो भी उसकी वैल्यू उतनी मानी जाती थी। लेकिन अब जो है क्या है, इसने सांकेतिक मुद्रा का गठन कर दिया। अब उस मुद्रा पे लिखा होगा कि भाई जो है कौन सी मुद्रा कितने की होगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, एक इतिहासकार होते हैं बरना और एक इतिहासकार है फरिश्ता। अब एग्जैक्ट जानकारी ना होने के कारण जो है इन्होंने कहा अपने अपने हिसाब से कि जो फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता है, उन्होंने कहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने सांकेतिक मुद्रा कांसे की धातु में छापी थी। और जो बरना है इतिहासकार, उनका कहना है कि उन्होंने सांकेतिक मुद्रा जो है तांबे की धातु से बनाई थी। तांबे की धातु की मुद्रा जो थी वो सांकेतिक मुद्रा थी। और इनके अनुसार जो है कांसे की मुद्रा क्या थी, एक सांकेतिक मुद्रा थी। अब पूछ लेता है इसको भी कई बार कि फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक मुद्रा छापी थी? तो आंसर क्या होगा? कांसा, तांबा, सोना, चांदी, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो आंसर आ गया कांसा।
या फिर पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने बरना, इतिहासकार बरना के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में किस धातु की जो है तांबे की सांकेतिक मुद्रा छापी थी। तो किस धातु की जो है सांकेतिक मुद्रा छापी थी, तो तांबे की, है ना। या किसने बोला था ये तांबे की मुद्रा छापी, तो बरना ने कहा था, है ना। तो ये प्रश्न भी यहाँ पे आपके पास बनते रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन्हें प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है धनवानों का शासक। क्या है भाई? धनवानों का शासक। यह है आपका धनवानों का शासक। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस इतिहासकार ने प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा था। किस इतिहासकार ने प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा था? तो एडवर्ड थॉमस। याद रखना, किसने कहा था? एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा था, ठीक है ना। वैसे तो इसके लिए इतने ही क्वेश्चन आपके काफ़ी है मोहम्मद बिन तुगलक के, लेकिन एक दो पॉइंट ज़रा और देखो, कुछ और निकल कर आ सकता है पॉइंट। ये पूछा जा सकता है कि जैसे सूफ़ी संत होते हैं, कौन सा सूफ़ी संत ऐसा था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक अपना गुरु मानता था, या मोहम्मद बिन तुगलक किस सूफ़ी संत को अपना शिष्य अपने आप को किस सूफ़ी संत का शिष्य मानता था। तो कोई बता सकता है? देखो भाई, कौन थे? निजामुद्दीन औलिया की तो दरगाह जो है दिल्ली में किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। हम नाम ले रहे हैं किसका? मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। क्या था आपका? लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है भाई? इसकी दरगाह कहाँ है? हैं? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और अजमेर में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जो पहली बार मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अजमेर गया था। ये क्वेश्चन भी आता पेपर में कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था या कौन सा अकेला ऐसा शासक था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अजमेर गया था। तो कौन था वो? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अजमेर भी गया था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका क्या था? शिष्य भी था। इसको अपने आप को जो है मोहम्मद बिन तुगलक मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या मानता था? अपने आप को शिष्य मानता था। और अभी हमने देखा था कि निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, जो निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? कहाँ पे भाई? दिल्ली में। इसे किसे बनवाया था? किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। भाई ये वही है। कौन? गयासुद्दीन को क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है, या फिर हनूज दिल्ली दुरस्त, हनूज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो इसके ही पापा थे वो, उसको कहा था। और ये तो बहुत मानता था औलिया को, इसने औलिया की दरगाह बना दी दिल्ली में जब इनकी डेथ हुई। तो ये मोहम्मद बिन जो आपका कौन था? निजामुद्दीन औलिया थे, उनकी दरगाह दिल्ली में किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य मानते थे। और ये दिल्ली के एकमात्र ऐसे शासक थे, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसे शासक थे जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कहाँ गए थे? अजमेर गए थे उनकी दरगाह में, क्योंकि अपने आप को क्या मानते थे? गुरु। और 1351 में ये सिंध जा रहे थे, और सिंध जाते हुए जो है इनकी मार्च 1351 में मृत्यु हो गई भाई रास्ते में, है ना। अपने घर पे मृत्यु नहीं हुई,
है ना, रास्ते में हुई। तो 1351 में मृत्यु हो गई थी। तो चलो ये तो इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके लिए पूछने के लिए जो है बहुत कुछ है। 1351 में मृत्यु हुई, लेकिन 1336 में एक बहुत बड़ा काम हुआ इनके कार्यकाल में, जो इन्होंने नहीं किया, किसी और ने ही किया था। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का का नाम सुना होगा आप लोगों ने। किस साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का। देखो अब ये जानना भी क्यों जरूरी है, विजयनगर कहां पड़ता है भाई? है भाई, ये इस एरिया में पड़ता था विजयनगर, यहां पे विजयनगर, है ना, हम्पी इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब जो ये विजयनगर है ना, आप लोग देखो यहाँ पे, क्योंकि अभी अगर हम जो है इब्न बतूता के हिसाब से जाएं, तो इब्न बतूता के हिसाब से तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है किसके साथ, किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। और मोहम्मद बिन तुगलक का तो उसके होते हुए जो है 1336 में यहाँ पे एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, हरिहर और बुक्का ने। एग्जाम में प्रश्न बनते रहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब की थी? 1336 में। या फिर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हरिहर और बुक्का। एक और साम्राज्य का गठन हुआ था इसी दौरान 1347 में, है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे भाई? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह थे, उन्होंने 1347 में बहमन साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो ये दो साम्राज्य आए थे। बहमनी महाराष्ट्र में पड़ता है ना, यहाँ पे पड़ता बहमनी, इस एरिया में पड़ता आपका क्या? बहमनी। अब देखो उसकी जो राजधानी के पास ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रही है, तो ये बहुत नजदीक है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी जो है ताज्जुब की बात है कि जब इतना बड़ा साम्राज्य था, तो उसी साम्राज्य के होते हुए भाई इतने जो है उसके राजधानी के करीब एक नया साम्राज्य गठित हो रहा, या उसी के राज्य के अंदर या उसी के देश के अंदर एक नया देश जो है बन रहा है, ये नया राज्य बन रहा है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ये जो विजयनगर है 1336 में इसकी स्थापना की गई थी हरिहर बुक्का ने, और इसकी स्थापना 1347 में की गई थी। किसके द्वारा? ये हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की। और आपका जो कौन सा है बहमनी, ये अलाउद्दीन बहमन शाह, वो बहमन शाह उसी के नाम से उसका नाम है, ठीक है ना। समझ गया इतने सारे पॉइंट? ये सारे के सारे पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी से हैं। सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पहुंच गया ना, मोहम्मद बिन तुगलक से हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है मोहम्मद बिन तुगलक से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो ठीक है, इसको नोट करो आप लोग।